Hello students, this is Ma'am Bushra Shehzad Khan. Today we will shed light on part 2 of structural dimensions of organizational structure. Students, just give you a brief account what we have discussed so far in part 1. हमने बेसिकली ये डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के तीन मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी, फॉर्मलाइजेशन एंड डिसीजन मेकिंग। और अगर ये तीन इंग्रेडिएंट्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हैं, जिसमें हमने पीआईए की एग्जांपल पढ़ी थी, इफ पीआईए गोज फॉर रीस्ट्रक्चरिंग एंड इंक्लूड दीज थ्री कंपोनेंट्स देन इट कैन अचीव बेटर कंट्रोल, बेटर कम्युनिकेशन एंड बेटर कोऑर्डिनेशन। फर्दर वी हैव डिस्कस अबाउट कॉम्प्लेक्सिटी प्रिंसिपल, जिसमें हमने ये बात की कि इट इज़ ऑल अबाउट डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्पेशियल डिफरेंशिएशन। और जैसे जैसे ये तीनों कंपोनेंट्स इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज होती है। द ब्लू लाइन और द ब्लू एरो इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट। फर्दर हम ये बात कर सकते हैं कि अगर हमें कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना है तो क्या टेक्नोलॉजी कोई रोल प्ले कर सकती है। मैं दोबारा से अपना क्वेश्चन को रिफ्रेश करती हूँ, क्या टेक्नोलॉजी कोई रोल प्ले कर सकती है कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने में। तो इसके लिए हम कुछ पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं। ऑब्वियसली द आंसर इज यस। अगर आपके पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, आईटी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशंस हैं, देन यू कैन बेसिकली रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी। सेकेंड, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सबॉर्डिनेट्स हैं एंड यू नीड टू हैंडल देम अगेन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, यू कैन रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी। द थर्ड एस्पेक्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी इस तरह से भी रिड्यूस हो सकती है इफ बेसिकली यू कैन अप्लाई टेक्नोलॉजी विच इज बेसिकली द सब्सटीट्यूट फॉर वन ऑन वन पर्सनल सुपरविजन। वन ऑन वन पर्सनल सुपरविजन का सब्सटीट्यूट जो है वो आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकती है। एंड वी ऑलरेडी नो दैट one on one personal supervision, particularly on premises, is basically a very tedious process, is very hectic process. फिर further अगर आपके पास span of control wide है तब भी आप टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को हैंडल कर सकते हैं। सो the bottom line is complexity can be reduced if we use technology within the organization. हम जिस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे दैट इज बेसिकली फॉर्मलाइजेशन। लेट्स एक्सप्लोर इट। फॉर्मलाइजेशन बेसिकली हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एड्रेस व्हाट इज फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन की बात करती है, यूनिफॉर्मिटी की बात करती है, एम्बिगुइटीज और वेरिएबिलिटी को रिड्यूस करने की बात करती है। और इससे फायदा ये होता है या इसके प्रॉस ये है कि एम्प्लॉयज बिकम एफिशिएंट। अब हम ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी कंपनी में फॉर्मलाइजेशन हाई है तो उसके क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी कंपनी में फॉर्मलाइजेशन हाई है तो इट मींस मैनेजर्स एंजॉय लेस डिस्क्रिशन, लेस फ्रीडम, लेस लिबर्टी टू टेक डिसीजंस। काफ़ी रूटीन की टास्क या काफ़ी रेपिटेटिव नेचर के टास्क वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। सेकेंड ये कि एम्प्लॉयज़ जो है वो या ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसिस एम्प्लॉयज़ का ऑपरेशनल लेवल पे होता है और स्ट्रैटेजिक लेवल के डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। गर्ज हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रलाइजेशन इज द नेम ऑफ द गेम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के फॉर्मलाइजेशन हाई उस जगह फॉलो होती है जब आपने यूनिफॉर्म आउटपुट प्रोड्यूस करना हो। इससे रिलेटेड एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैकडोनल्ड्स की एग्जाम्पल को हम कंसिडर कर लेते हैं। मैकडोनल्ड्स का एक्सटेंसिव ऑपरेटिंग मैनुअल मौजूद है जिसमें काफ़ी माइन्यूट डिटेल्स मेंशन की गई। लेट्स से पैटी का साइज इतना होना चाहिए, फैट कंटेंट इतना परसेंट होना चाहिए, बंस में जो शुगर कंटेंट है वो इतना परसेंट होना चाहिए। आप फ्रेंच फ्राइज को इतनी टाइम तक या इतने मिनट्स तक वार्म कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं करें, अदरवाइज जो है वो उसकी जो कुकिंग है वो मुतासर होगी। कस्टमर्स को ग्रीट कैसे करना है, गर्ज ये कि अगर आपने यूनिफॉर्म आउटपुट प्रोड्यूस करना है बल्क क्वांटिटी में तो अगेन वहां पे आप फॉर्मलाइजेशन हाई है और फॉर्मलाइजेशन जो है वो एक्सटेंसिव यूज होती है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी कुछ ऐसे लेवल के डिसीजंस भी होते हैं जहाँ पे फॉर्मलाइजेशन का लो होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे जहाँ पे चीज़ें जो है स्ट्रैटेजिक लेवल पे डिसाइड हो रही हो, वहाँ पे जहाँ चीज़ें लेस स्ट्रक्चर्ड हो, लेस प्रोग्राम्ड हो, जहाँ पे वेरिएशंस ज़्यादा एग्जिस्ट करती हों, वहाँ पे फॉर्मलाइजेशन का लो होना बहुत ज़रूरी है ताकि एम्प्लॉयज़ ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रिशन, फ्रीडम या लिबर्टी को इंजॉय कर सकें। जहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन
स्पेशलाइजेशन पे जाना है या डाइवर्सिफाइड आउटपुट को प्रोड्यूस करना है, अगेन वहां पे आपके पास फॉर्मलाइजेशन लो होती है एंड देयर डिसेंट्रलाइजेशन इज द नेम ऑफ द गेम. वाइस वर्सा सिचुएशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. मूव करते हैं कि फॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स क्या है और इसको हम स्टडी करेंगे एचआरएम फील्ड के तहत. So you can see here in the infographic, starting with the very important and foremost concept of HRM field, that is selection. Question ये है कि selection क्या है? Selection is basically screening of employees. और एम्प्लॉयज की स्क्रीनिंग में काफ़ी एक्सटेंसिव फॉर्मुलाइज प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, खास तौर से मल्टीनेशनल कंपनीज में. रैंडम सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज इसके आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. फॉर इंस्टेंस आप भी इस प्रोसेस से टू सम एक्सटेंट गो थ्रू हुए होंगे. दोज स्टूडेंट्स हु आर एम्प्लॉयड, आपको पहले एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, फिर आपके टेस्ट कंडक्ट होते हैं, इधर साइकोलॉजिकल और फिजिकल, डिपेंड करता है नेचर ऑफ जॉब पे. फिर इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन होती है, रेफरेंसेस की स्क्रूटनी होती है. सो द बॉटम लाइन इज फॉर्मलाइजेशन इज देयर. The next aspect with respect to basically HRM field we have to discuss is job description. Job डिस्क्रिप्शन या जेडी हमें क्या बताती है कि हम अपने एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ताकि एम्प्लॉयज के लिए किसी भी किस्म की रोल एम्बिगुइटी या कॉन्फ्लिक्ट्स काम के दौरान पैदा ना हो. द थर्ड एस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मलाइजेशन टेक्निक इज रूल. रूल आपको डूज एंड डोंट्स बताते हैं. एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इसकी हम. फॉर इंस्टेंस अगर आप अपना बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में खोलने जाते हैं तो यू नीड टू हैव ओरिजिनल CNIC. दिस इज द रूल. और अब तो बाज केसेस में आपको अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी देनी पड़ती है. सो दिस इज द रूल जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते. फॉर इंस्टेंस किसी भी कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट का रूल ये है कि वो 5 लाख से ओवर जो एक्सपेंडिचर है उसको डायरेक्टर फाइनेंस की अप्रूवल के बगैर जो है वो उसको परमिशन नहीं करेगा या उसको अप्रूव नहीं करेगा. सो ये जो रूल्स हैं वो बनाए जाते हैं ताकि फॉर्मलाइजेशन को कंपनीज में लागू किया जाए और कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है वो रिड्यूस किया जाए. नेक्स्ट वन इज प्रोसीजर्स. प्रोसीजर एक सीक्वेंशियल स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है. अगर आपने कोई मशीनरी ऑपरेट करनी है, कोई इक्विपमेंट ऑपरेट करना है, कोई सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना है, तो उसके लिए आपको ट्यूटोरियल बना के दिए जाते हैं. वो ट्यूटोरियल जो है वो प्रोसीजर्स को बताते हैं कि किस तरीके से आप इस पर्टिकुलर मशीनरी या सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर सकते हैं. अगेन द बॉटम लाइन इज स्टूडेंट्स कि फॉर्मलाइजेशन इज देयर. द लास्ट वन वी हैव इज पॉलिसीज. पॉलिसीज जनरल गाइडलाइंस होती हैं और हर कंपनी इसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करती है. फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक मिसाल देती चलूँ. अगर एक कंपनी की पॉलिसी है दे ऑफर कंपेटिटिव मार्केट सैलरीज, तो इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो अपने अकॉर्डिंगली करेंगे, बट इट शुड बी क्लियरली स्टेटेड ताकि उस कंपनी के एम्प्लॉयज को किसी भी किस्म की प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो. जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस करना है विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चरल डायमेंशन, द थर्ड और द लास्ट इंग्रेडिएंट इज बेसिकली डिसीजन मेकिंग. वी ऑलरेडी नो स्टूडेंट्स की डिसीजन मेकिंग दो तरीकों से हो सकती है, ईदर सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड. मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी. अब हम यू बिकॉज यू ऑलरेडी नो अबाउट द कॉन्सेप्ट्स. कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, क्विज क्वेश्चंस वो आपको नजर आ रहे होंगे. बुलेट वन, व्हाट इज द बुलेट वन ऑल अबाउट? ये ट्रू है या फॉल्स है? एम्प्लॉयज कैन गिव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इनपुट इन सेंट्रलाइजेशन. क्या ये पॉसिबल है कि सेंट्रलाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसाइट्स फीडबैक दे सके? तो आंसर इज बेसिकली फॉल्स. यस. द सेकंड बुलेट पॉइंट इज, क्या ये सिर्फ फीजिबल सेंट्रलाइजेशन क्या सिर्फ फॉर्मल स्ट्रक्चर में ही फीजिबल है? व्हाट इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स? यस, यू आर राइट, ट्रू. क्योंकि सिर्फ फॉर्मल स्ट्रक्चर में ही, फॉर्मल अथॉरिटी में ही आपको CEO को या डायरेक्टर्स को या टॉप मैनेजमेंट को फॉर्मल अथॉरिटी बेस्टो की जाती है और उसके बेसिस पे वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करता है. ये देखेंगे कि सेंट्रलाइजेशन के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं. और वो ड्रॉबैक्स या ये हैं कि सेंट्रलाइजेशन कंपेल यू टू माइक्रो मैनेज. आप बाज दफ़ा इतनी माइन्यूट डिटेल्स में चले जाते हैं कि यू लैक कंसंट्रेशन या अटेंशन फ्रॉम स्ट्रेटेजिक लेवल डिसीजंस, तो जिसकी वजह से सेंट्रलाइजेशन को कंडेम किया जाता है. अगर मैं इलॉन मस्क की भी एग्जांपल आपके सामने रखूं तो इलॉन मस्क भी बेसिकली जो है वो चेन ऑफ कमांड हो गई, हायरार्की हो गई, सेंट्रलाइजेशन हो गई, एक्सेस ऑफ मीटिंग्स हो गई, ब्यूरोक्रेसी हो गई, इन तमाम चीज़ों को वो बहुत
बहुत कंडेम करते हैं, डिस्करेज करते हैं। उनका तो ये भी कहना है इलॉन मस्क का कि अगर आपने कोई रूल बनाया लेकिन अगर वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में काम नहीं कर रहा, देन यू हैव टू चेंज द रूल। ऐसा नहीं है कि आप रूल को बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, बिकॉज़ यू हैव टू चेंज द रूल अगर वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में फिट इन नहीं हो रहा। नाउ वी नीड टू सी कि अगर सेंट्रलाइजेशन के इतने डीमेरिट्स हैं, सो व्हाई देयर इज़ अ नीड टू डिसेंट्रलाइज, और डिसेंट्रलाइजेशन के फिर मेरिट्स क्या बनते हैं। यू कैन सी इन द इंफोग्राफिक, वक्त की मुनासबत से स्पीडी एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वी आर सर्वाइविंग इन द डायनामिक एनवायरमेंट। सो व्हाट इज द बॉटम लाइन? डिसेंट्रलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। देन इट इज़ ह्यूमनली नॉट पॉसिबल कि कुछ ही इंडिविजुअल्स टॉप मैनेजमेंट में बैठ के या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठ के तमाम तर इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करें या उसको प्रोसेस करें। सो डिसेंट्रलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट एट द एंड ऑफ द डे। फर्दर डिसेंट्रलाइजेशन का फ़ायदा यह है कि आपको डिटेल इनपुट मिल जाता है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका जो एसबीओ है, उसका जो डायरेक्टर मार्केटिंग है, वो इस्लामाबाद के हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में डिप्लॉय है, लेकिन मुल्तान की मार्केट की जो ग्राउंड रियलिटी है वो एज सच उस डायरेक्टर मार्केटिंग को नहीं पता होगा। जो मुल्तान के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको ग्राउंड रियलिटी का ज़्यादा बेहतर पता होगा। उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशंस कैसे लानी चाहिए, प्राइसिंग क्या सेट करनी चाहिए, बिकॉज दे आर हैविंग वन टू वन या फेस ऑफ विद द कस्टमर्स डायरेक्टली। तो इस तरह से आपको डिटेल इनपुट मिल जाती है अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन पे जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओबी या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में हम डिसेंट्रलाइजेशन का फायदा डिस्कस कर लेते हैं। ओबी के पर्सपेक्टिव में एम्प्लॉयज को से देनी चाहिए, उनको वॉइस रेस करने का मौका देना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा? दे विल फील एंगेज्ड एंड कमिटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन का जो टर्नओवर रेट है वो रिड्यूस होगा। So this was all about basically decentralization merits. लास्ट में आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं, क्विक समरी ले लेते हैं व्हाट वी डिस्कस इन टुडेज लेक्चर। हमने स्ट्रक्चरल डायमेंशंस के बारे में बात की, दो स्ट्रक्चरल डायमेंशंस को बहुत एट लेंथ डिस्कस किया। फॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स को डिस्कस किया। फॉर्मलाइजेशन हाई हो तो क्या ग्राउंड्स बनते हैं, फॉर्मलाइजेशन लो हो तो क्या ग्राउंड्स बनते हैं। फिर हमने डिसीजन मेकिंग में सेंट्रलाइजेशन के डीमेरिट्स देखे। वैसे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादातर जो है वो डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड ही होती है, और यू कैन सी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसकी वजह से आपका जो पब्लिक सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर जो गुड्स कमोडिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसमें कितना डिले ऑफ सर्विस या मैल फंक्शनिंग या मैल प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं। दैट्स व्हाई वी डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन द एंड। थैंक यू।